नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी इस एग्रोनॉमी की क्लास में पधारे हैं। सभी बच्चे एक बार दिल खोल के क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारी इस क्लास में आ सके और अपने तैयारी को और अच्छा कर सके, चार चांद लगा दे अपनी तैयारी में। क्योंकि आप जिस रफ्तार से तैयारी कर रहे हो, कई सारे अवरुद्ध भी आते हैं आपकी पढ़ाई के बीच बीच में। जैसे कि आज मैंने YouTube पर एक वीडियो बना के डाला और मैं वो वीडियो बनाना नहीं चाहता था। बिल्कुल हमारा जो मन था वो नहीं चाहता था कि ऐसा वीडियो बना के मैं डालूं, परंतु मजबूरन डालना पड़ा। क्योंकि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टा पे, फेसबुक पर बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहे थे कि सर, ये वाले सर बता रहे हैं जनवरी में पेपर होगा, ये वाले सर बता रहे हैं टीए का फरवरी में पेपर होगा, आप तो सर पेपर का कभी नाम ही नहीं ले रहे हो, और ये सर तो पेपर करा दे रहे हैं जनवरी में। तो हम उनसे बस एक ही सवाल उनका रहता था, बहुत सारे सवाल, हमारा एक ही जवाब रहता था, बच्चा जो पेपर करा रहे हैं उनसे एडमिट कार्ड जारी करवा लो। मतलब जो पेपर करा रहे हैं आप उनसे एडमिट कार्ड जारी करवा लो और पेपर दे दो। भाई देखो, कहने का मतलब है आप उसका वीडियो जाके देखना, मैं भी बनाया हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें मैंने समाहित किया है। जो जैसा हो रहा है इस समय मैंने पूरा प्रयास किया है, आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है और कैसे उससे हम दूर जाएं। ठीक है, अफवाहों से कैसे हम सावधान रहें। तो आप अभी इस क्लास के बाद जैसे ही आप फुर्सत मिले वो वीडियो जरूर देखना एक बार, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चे के पास वो वीडियो पहुंचे जो अभी असमंजस में पड़ा है कि पेपर होगा तो कब होगा, और जनवरी में होगा कि नहीं होगा, फरवरी में होगा कि नहीं होगा, या फिर सिर्फ टेलीग्राम के नोट्स बेचने के लिए पेपर जनवरी में हो रहा है, या फिर सिर्फ अपनी बुक पब्लिश हो रही है उसको मार्केट में बिक्री के लिए पेपर जनवरी में हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों से आप लोग रूबरू हो जाओगे। ठीक है, मेरा बस एक ही उद्देश्य है भाई, आप तैयारी कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई खिलवाड़ नहीं है। इसलिए मेरी अगर बात मानना आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ एजीटीए पर फोकस करना, इधर उधर मन मत लगाना, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे, कहीं भी सांत्वना नहीं मिलेगी। ठीक है, आप एक बार मेहनत करो, बस ईमानदारी के साथ मेहनत करो। और हाँ, ध्यान देना कि बहरूपियों से थोड़ा बच के चलो। बहरूपिया इन द सेंस, कहने का मतलब है कि आज तक उनको कोई जानता नहीं था और आज अचानक वो पेपर करा दे रहे हैं टीए का, यूपी ट्रिपल एससी बन जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान इन लोगों से। तो हम लोग पढ़ रहे थे धान की खेती। क्या पढ़ रहे थे? धान की खेती पढ़ रहे थे। शेयर करते रहना भाई लोगों, अगर क्लास आपको पसंद आए तो धमाकेदार शेयर बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप शेयर करोगे क्लास को तो हर एक बच्चे के पास एक क्लास पहुंचेगी। धान में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, अब पार्ट 3 हम लेकर के आए हैं पैडी में। ठीक है, हाँ, हमारा थंबनेल रहता है एग्रोनॉमी पार्ट 18, पार्ट 19, पार्ट 17। उस पर अभी हमने ये नहीं डाला है धान वान, क्योंकि मैं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। आपको बस एग्रोनॉमी पार्ट 1 से लेकर इंड पार्ट तक मैं आपको कंप्लीट एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बहुत ज्यादा बहकी बहकी बातें तो नहीं करने वाला, परंतु जो करूंगा ठोस आपके लिए करके जाऊंगा। हमने एक्सटेंशन पढ़ाया, हर बच्चा एक्सटेंशन पढ़ के यही रिव्यू दिया कि सर आज तक मैंने यूट्यूब पर ऐसा एक्सटेंशन नहीं पढ़ा। बिल्कुल लगा होगा उसको, तभी उसने बोला। और एग्रोनॉमी का भी रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि हम जो जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ सकारात्मक है और आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा हमारे विद्यार्थियों के लिए साबित हो सकता है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो संघर्ष हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो संघर्षों से परिपूर्ण है, क्योंकि जितने भी संघर्ष आते रहेंगे उनको साइड में करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आगे पैर बढ़ाओगे तो रोकने वाले 4 मिलेंगे, परंतु अपना रुकना नहीं, अपने को पैर बढ़ाते ही रहना है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम बात करते हैं धान की। तो धान में पहली हेडिंग हम लोग लिखते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। ठीक है, अब आप बहुत से बच्चे पहली क्लास में जुड़ रहे होंगे, अब उनको लगेगा कि सर खाद उर्वरक कौन सी खेती का पढ़ा रहे हैं, तो वो भैया पहली हेडिंग बना लें धान की खेती। पहली हेडिंग बना लें धान की खेती। जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा तुम लोग सहयोग दे रहे हो, आज हमें लगता है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल परिवार को आप लोग 2K के करीब पहुंचा दोगे। मतलब 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं।
आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमने पहली क्लास 23 सितंबर को आपके बीच लेकर के आए थे। आज 9 नवंबर का दिन है, 9 नवंबर, ठीक है, और 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, आप लोग 2000 की फैमिली बनाकर दे रहे हो। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, आप सबके सहयोग से ही हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं खाद एवं उर्वरक की जब बात करते हैं, तो जब खाद की बात करेंगे, गेहूं की खेती में हमने बहुत अच्छे से खाद के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर की जो मात्रा है धान के खेत में कितना हम लोग रखते हैं, 10 से 15 टन। अब ये नहीं बताएंगे कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। खाद का प्रयोग बुवाई के 1 माह पहले किया जाता है, ये लिखवाएंगे नहीं क्योंकि गेहूं की खेती में हम लिखवा चुके। यहां तक हमने खाद से चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं, यहीं पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। गेहूं का जैव उर्वरक नहीं लिखाए थे, एजोटोबैक्टर है। जैव उर्वरक का जब स्पेशल क्लास लेंगे तब हम उसमें बताएंगे बायो फर्टिलाइजर कि धान में हम कौन सा बायो फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं। तो धान में हम लोग बायो फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं VGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, के साथ एजोला का भी प्रयोग करते हैं। ये सहजीवी संबंध निभाते हैं BGA और एजोला। जो BGA होता है ये फिक्स करता है जमीन में कितना, 20 से 30 केजी नाइट्रोजन, 20 से 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। BGA कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, 20 से 30 केजी। BGA धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है एजोला के साथ संबंध बनाकर, एजोला पिन्नाटा के साथ, ठीक है। BGA को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। इसमें बेनिडियम तत्व भाग लेता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धान में। और जो S विनोग्रेडस्की साहब ने बताया था सबसे पहले कि BGA द्वारा धान में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उर्वरक की, फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। तो उर्वरक से संबंधित चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वोत्तम उर्वरक धान के लिए, यहां से क्वेश्चन आता है सर्वोत्तम उर्वरक धान के लिए, सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा, नाइट्रोजनी की अगर बात करेंगे कि धान के लिए कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक सर्वोत्तम माना जाता है, तो अमोनियम सल्फेट। कौन सा माना जाता है, अमोनियम सल्फेट। ध्यान देना है इसको भैया, अमोनियम सल्फेट। एक एक चीजों को हम तोड़ के रख देंगे आपके सामने, बारीकी से हम आपको सारी चीजें बताएंगे ताकि आप पेपर में जब बैठो तो एक 100% आपको परफेक्शन हो जाए कि हाँ हमारी तैयारी बढ़िया है, पूछो कहीं से भी पूछो, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 20.5% या 20.6 कहीं कहीं मिलता है, और सल्फर की मात्रा इसमें 24% होती है। कितनी होती है, 24% होती है। तो उर्वरक में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया सर्वोत्तम उर्वरक। अब उर्वरक प्रयोग कहाँ किया जाता है धान की फसल में, तो ये देखना है कि धान की फसल में उर्वरक कहां पर प्रयोग होता है, अपचयित क्षेत्र में प्रयोग होता है। कहां, अपचयित क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपचयित क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिड्यूस्ड जोन। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड जोन। अब क्यों यहां पर प्रयोग करते हैं अभी हम आपको बताते हैं। रिड्यूस्ड जोन में हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। क्यों, अपचयित क्षेत्र में ही क्यों हम उपयोग करते हैं, क्योंकि धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में प्राप्त करता है, और अगर हम इन उर्वरकों को ऑक्सीडाइज जोन में हम प्रयोग कर लें तो जो नाइट्रोजन होगा हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट फॉर्म में बदल जाएगा, तो अमोनिकल फॉर्म नहीं मिल पाएगा धान को। इसलिए हम रिड्यूस जोन में प्रयोग करते हैं। जैसे रिड्यूस जोन क्या होता है, मान लो ये हमारी मिट्टी है, ये वाला जो जोन होता है ये ऑक्सीडाइज जोन होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन होता है। और ये कहां पर प्रयोग होता है, मुख्यतः सभी फसलों में ऑक्सीडाइज जोन में प्रयोग करते हैं। और ये रिड्यूस जोन होता है, रिड्यूस जहां पर ऑक्सीजन कम होती है, रिड्यूस्ड जोन जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो रिड्यूस जोन होगा। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और यहां पर ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइज जोन में, ऑक्सीडाइज जोन में जहां नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है वहां नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पौधे लेते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में। रिड्यूस जोन में जहां नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है वहां के पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं,
अमोनिकल फॉर्म में प्रयोग करते हैं। किसके फॉर्म में? अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं। तो वे पौधे जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं, वहां पर हम नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग कहाँ करते हैं? रिड्यूस जोन में। रिड्यूस जोन मतलब थोड़ा सा गहराई में जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यहां तक समझ में आ गया। उर्वरक, यहां पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 120 केजी पड़ता है पर हेक्टेयर, और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो वही 60 केजी के आसपास पर हेक्टेयर, और पोटास की अगर हम बात करें तो 40 केजी के आसपास, 40 केजी पर हेक्टेयर। अब आप बताइएगा कि धान की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस, पोटास, जैव उर्वरक इत्यादि चीजों की अगर हम बात करते हैं, ये कट रहा है क्या इधर? हाँ, अभी इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूं। अब दिख रहा होगा पूरा। हाँ, देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पूरा स्लाइड आपको दिख रहा है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की ओर। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उर्वरक से हम लोगों ने सब पूरी चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं खरपतवार से संबंधित। यहां पर वार्ता करेंगे खरपतवार से। वीड, वीड पर सबसे पहले अगर हम कोई चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आता है जंगली धान। जंगली धान, इसको नकलची खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीड। इसको क्या बोलेंगे? नकलची खरपतवार बोलेंगे। दूसरा आता है सांवा, जिसको वार्न यार्ड ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्न यार्ड, वार्न यार्ड ग्रास। राजस्थान में इसे व्रत में खाया जाता है, सांवे का आटा। ठीक है। उसके बाद मोथा, मोथा जिसको बोलते हैं मोथा या सेज बीड बोलते हैं, सेज बीड। सेज बीड क्या होता है? जब खरपतवार पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। त्रिकोणाकृति का तना होता है, त्रिकोण आकृति का तना। कैसा होता है? त्रिकोण आकृति का तना। मुख्यतः धान के फसल में यही आपको खरपतवार देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी होते हैं परंतु मुख्यतः आपको यही खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो इन खरपतवारों का पहले तो हम साइंटिफिक नेम जानेंगे। जंगली धान का क्या नाम होता है? इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनोक्लोआ कोलेनम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बार्नयार्ड ग्रास का, क्या होता है? इकाइनोक्लोआ क्रसगैली, इकाइनोक्लोआ क्रसगैली या इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया, दोनों आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। इकाइनोक्लोआ क्रसगैली। मोथा का नाम क्या होता है? साइप्रस, साइप्रस रोटंडस। बिहार पीसीएस में यहां से एक क्वेश्चन आया है, परंतु उस क्वेश्चन का थोड़ा रूप बदला हुआ था। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था मोथा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बायो एजेंट प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बैक्ट्रा वेरुनाटा का प्रयोग हम लोग करते हैं मोथा को मारने के लिए। तो यहां तक तो हमने खरपतवार के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। क्या बात करेंगे? खरपतवार नियंत्रण की जब हम बात करेंगे, इनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं, तो नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नियंत्रण में एक आता है प्री इमरजेंस। ठीक है, क्या आता है? प्री इमरजेंस। और एक आता है पोस्ट इमरजेंस। अब देखना, प्री इमरजेंस साहब क्या होता है?
कि ऐसा खरपतवार नाशी जिसका प्रयोग हम फसल बुवाई के बाद परंतु खरपतवारों के जमने या फसल के जमने से पहले प्रयोग कर दें। मतलब फसल की किसान ने बुवाई कर दिया परंतु फसल अभी खेत में जमी नहीं है या खरपतवार अभी उगे नहीं है, खरपतवार के उगने से पहले ही प्रयोग कर देंगे तो प्री इमरजेंस में आ जाता है। दवाई का नाम क्या है भाई साहब? व्यूटाक्लोर। क्या नाम है? व्यूटाक्लोर। इसको क्या बोलते हैं? मचेटी। क्या बोलते हैं? मचेटी। और ये द्रव रूप में होती है। किस रूप में होती है? द्रव रूप में होती है, लिक्विड होता है। ध्यान देना, व्यूटाक्लोर जिसको मचेटी बोलते हैं, इसका प्रयोग बुवाई के बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, बुवाई के 2 से 3 दिन के भीतर करते हैं। अमूमन माना जाता है कि 5 से 7 दिन तक कर सकते हैं, परंतु ज्यादा इफेक्टिव है तो होता है कि बुवाई, क्या मतलब? ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर इसका प्रयोग करते हैं। बुवाई, रोपाई जिसको लिख सकते हो, रोपाई। धान रोपा जाता है मोस्टली, डीएसआर भी टेक्निक है। पीओई, पोस्ट इमरजेंस, मतलब फसल बुवाई व खरपतवार के उगने के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें आता है प्रोपेनिल। प्रोपेनिल जिसको हम बोलते हैं स्टाम्प F34, स्टाम्प F34। रोपाई के 7 दिन के बाद, रोपाई के 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि खरपतवार का नियंत्रण हमने देख लिया। ये तो ट्रांसप्लांटिंग राइस में मोस्टली हम लोग खरपतवार नियंत्रण की बात कर लेते हैं। एक और टेक्निक आती है डीएसआर में, हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। उसके साथ साथ ये तो है रसायन, ये तो है रसायन। इनसे रसायन से हमने क्या किया? खरपतवार किया। अब यांत्रिक विधि में अगर हम देखें, यांत्रिक विधि की अगर हम बात कर ले तो यांत्रिक विधि में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका खुरपी द्वारा हैंड वीडिंग, खुरपी द्वारा, और जापानी पैडी वीडर, जापानी पैडी वीडर, जापानी पैडी वीडर द्वारा। एक जापानी पैडी वीडर होता है, गोल गोल पहिया लगा होता है, उसको खींचा जाता है, हो होता है, हो जो हाथों से चलता है। तो जापानी पैडी वीडर या खुरपी द्वारा भी हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको व्यू सैनिंग प्रोसेस बताता हूं कि व्यू सैनिंग प्रोसेस क्या होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं व्यू सैनिंग की, कि व्यू सैनिंग क्या होता है साहब। आप लोग सभी लोग क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास क्लास पहुंचती रहे और उसका भी अच्छा मार्गदर्शन हो सके। व्यू सैनिंग, अब व्यू सैनिंग से क्वेश्चन बहुत आता है कि व्यू सैनिंग किससे संबंधित है। तो ध्यान देना, व्यू सैनिंग हम आपको पढ़ा रखे हैं, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान देना कि व्यू सैनिंग के बारे में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो लिखेंगे, धान के खेत में, धान के खेत में देसी हल द्वारा, देसी हल के द्वारा क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस जुताई करके, जुताई करके खरपतवारों को बाहर निकालना, खरपतवारों को बाहर निकालना।
ये होता है व्यूसेनिंग। क्या होता है कि धान के खेत में देसी हल के द्वारा क्रिस क्रॉस जुताई करके खरपतवारों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? व्यूसेनिंग कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे कि व्यूसेनिंग क्या होता है। बुवाई के, यहां से क्वेश्चन आता है, बुवाई के 3 से 4 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद व्यूसेनिंग किया जाता है, या व्यूसेनिंग करते हैं। कब करते हैं? बुवाई के 3 से 4 सप्ताह बाद। मुख्यतः ये भी लिखेंगे, मुख्यतः डीएसआर विधि से, विधि से बोए गए धान के खेत में, धान के खेत में यह क्रिया करते हैं, यह क्रिया करते हैं, क्योंकि डीएसआर वाली विधि से खरपतवार ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। यहां तक हमने देखा कि व्यूसेनिंग से भी हम खरपतवार को निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हैंड वीडिंग भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैंड वीडिंग भी कर लेते हैं। हैंड वीडिंग, हाथ से खरपतवार उखाड़ना। हम लोग खेत में जाते हैं नहीं, हाथ से खरपतवार उखाड़ना, खरपतवार उखाड़ना। ठीक है, हाथ द्वारा भी खरपतवार उखाड़ लेते हैं। तो ये कुछ तरीके थे हमने खरपतवार से संबंधित, हम आपको बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जलमांग की ओर चर्चा करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। जलमांग, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट धान की कितनी होती है? 900 से लेकर के 2500 मिलीमीटर। कितनी होती है? 900 से लेकर के 2500 मिलीमीटर क्या होती है? धान की जलमांग होती है। जरा ध्यान देना इस पर। धान की जलमांग से जब पॉइंट आएगा तो 900 से लेकर के 2500 मिलीमीटर पानी जो है धान की खेती को पूरे जीवन काल में चाहिए। कितना? 900 से 2500 मिलीमीटर। कहने का मतलब धान जब से हम नर्सरी डालते हैं उसके बाद से जब तक पक नहीं जाता उसके पूरे जीवन काल में इतना पानी चाहिए हमें। अब ये होता क्या है सर? 900 से 2500 मिलीमीटर हमको तो बता दिया गया, हम क्या जाने? मान लो धान का पौधा यहाँ से शुरू होता है, जड़ें यहाँ तक पौधा जा रहा है, और पानी हमें कितना देना है धान के पौधे में? 90 से लेकर के 250 सेंटीमीटर ऊंचा पानी देना है। 90 से लेकर 250 सेंटीमीटर ऊंचा पानी देना है। परंतु अगर यही पानी एक बार में दे दें तो बेचारा धान डूब जाएगा, मर जाएगा। तो उसको बार बार टुकड़ों में पानी हम देते हैं। मतलब पानी इसको पूरा 90 से लेकर 250 सेंटीमीटर ऊंचाई का देंगे, परंतु टुकड़ों में देंगे पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ध्यान देना, ये जलमांग कुल पानी की मात्रा होती है जो उसके जीवन काल में दी जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई विधि। कौन सी सिंचाई विधि अपनाते हैं? सिंचाई विधि कौन सी मुख्यतः धान में अपनाते हैं? तो ध्यान देना, फ्लड इरिगेशन मेथड। कौन सा? फ्लड इरिगेशन मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? बाढ़कृत, इसको उत्प्लावन, अपवाह, ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। फ्लड इरिगेशन, बाढ़कृत, अपप्लावन, अपवाह, सिंचाई विधि। क्या होता है? अपवाह सिंचाई विधि।
सिंचाई विधि। तो इस विधि से पानी हम धान में देते हैं और पानी की मात्रा, इसीलिए धान को ज्यादा पानी चाहिए होता है और ये विधि वहीं अपनाई जाती है जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है, बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह में। आप ध्यान देते होंगे इन चीजों को, धान सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, कारण क्या है? पानी की मात्रा। उसके बाद लिखेंगे धान का पौधा या धान का पादप 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए, शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 5,000 से लेकर के 5500 लीटर, 5,000 से लेकर के 5500 लीटर। थोड़ा इसको यहां से हटा लेते हैं, इधर लिखते हैं। धान का पादप 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 5,000 से लेकर के 5500 लीटर पानी की खपत करता है। 5500 लीटर पानी की खपत करता है, पानी की खपत करता है, खपत करता है। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? धान की ही होती है। तो सबसे कम जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा रागी की होती है। सबसे कम जल उपयोग दक्षता, क्योंकि जल इसको दिया जाता है परंतु ये उसका उपयोग ज्यादा नहीं कर पाता है। सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? धान की होती है। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे सिंचाई विधियां या सिंचाई की अवस्थाएं। सिंचाई की अवस्थाएं, सिंचाई की अवस्थाएं, ये हेडिंग आएगी। अब एक एक करके हम सिंचाई की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारे सामने वो आता है कल्ले निकलते समय। क्या आता है? कल्ले निकलते समय, टिलरिंग स्टेज, कल्ले निकलते समय। और दूसरा आता है बूटिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज। बूटिंग अवस्था क्या होती है? जब पौधे की लास्ट लीफ, फ्लैग लीफ क्या होती है? फ्लैग लीफ से नीचे का भाग फूलने लगता है। आप देखे होंगे धान में जब बाली निकलना होती है उसके कुछ दिन पहले गांव में कहते हैं ना किसान की गबौझा बन गया है। गबौझा का मतलब धान की जो ऊपर वाली पत्ती थी सबसे फ्लैग लीफ, उसके नीचे का भाग फूल जाता है। जो फूल जाता है उसी को हम बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो बूटिंग अवस्था ये धान की क्रांतिक सिंचाई अवस्था है। क्या है? क्रांतिक सिंचाई अवस्था है, ध्यान देना, क्रांतिक सिंचाई अवस्था। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसी को कहीं कहीं पेनिकल स्टेज भी मान लेते हैं। तीसरा आता है पुष्पावस्था। क्या आता है? पुष्पावस्था। ठीक है, तो ये धान की हो गई सिंचाई की विधियां, अब सॉरी अवस्थाएं। तो सिंचाई की अवस्थाएं हमने देख लिया, सिंचाई का तरीका देख लिया, कितना पानी हमको चाहिए ये देख लिया, और 1 किलोग्राम शुष्क मैटर या ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए धान कितना पानी की खपत करता है? तो 5,000 से 5500 लीटर पानी की खपत करता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा। अब हम धान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रोगों पर चर्चा करेंगे जो डिजीज इसके पेपर में काफी पूछे जाते हैं। रोग, डिजीज, रोग। अब देखना, रोग और कीट लिखने के बाद हम आपको वैरायटी पढ़ाएंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट पढ़ाएंगे। हम वैरायटी, प्रजातियां सबसे बाद में पढ़ाएंगे आपको सारी फसलों की, क्योंकि आप लोग प्रजातियां रटने में फिर व्यर्थ समय गंवा देते हो, जबकि प्रजातियां
बहुत ही नाम मात्र में पूछी जाएंगी, ये ध्यान देना। एक आध प्रजाति ऐसी आएगी जो आप ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन करके चले आओगे, तो उन चीजों पर व्यर्थ समय हम आपका गंवाने नहीं देंगे बिल्कुल। इसीलिए हम ऐसा तरीका अपना रहे हैं पढ़ाई का कि आप लोग बिल्कुल व्यर्थ समय ना गंवाएं। हमने सिस्टमेटिक पूरा पहले वर्गीकरण पढ़ा दिया आपका। अगर जो बच्चा वर्गीकरण ही पढ़ लेता है केवल, वो भी पेपर में अच्छी परफॉर्म करेगा, क्योंकि वर्गीकरण में हमने बहुत सारी चीजों का जिक्र कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने जिक्र किया ताकि आपको मैटर ज्यादा मिले, कम समय में ज्यादा आप अच्छा सीखो। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार फिर से दिल खोल के क्लास को शेयर करिएगा, हर ग्रुप में हर जगह क्लास को फैलाइएगा, क्योंकि एजीटीए और टीजीटी जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आप यूपी कैटेट एग्जाम को भी ध्यान में रख रहे हो, और एनएससी जैसे एग्जाम का आपने फॉर्म भर दिया है, तो ये क्लास आपको बेहद महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए साबित होगी, क्योंकि हम आपको वही कंटेंट दे रहे हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, और एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि ऐसा आप एमसीक्यू की क्लास, जैसे एमसीक्यू की क्लास की डिमांड कर रहे थे बच्चे बहुत सारे, तो एमसीक्यू की क्लास का भी प्रावधान हो चुका है संस्थान के द्वारा, बहुत ही जल्द आपके बीच आएगी। परंतु उससे पहले हम आपको थियरी के सब्जेक्ट कवर कराएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू पर लेकर आएंगे, क्योंकि हम थियरी से एमसीक्यू में लेके आएंगे, एमसीक्यू से थियरी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रॉन्ग मेथड होता है पढ़ाई करने का, ठीक है, गलत भी होता है, नुकसान हो जाता है। तो डिजीज में अगर हम बात करें, पहला डिजीज हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट डिजीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे झोंका रोग। क्या बोलेंगे? झोंका रोग बोलेंगे। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? झोंका रोग। अब देखना इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब रोग कारक क्या होगा इसका, इसका रोग कारक क्या होगा, कोजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या होगा, तो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा इसका कवक। और कौन सा कवक होता है भैया लोगों, तो कवक का नाम होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्या नाम होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है, ये होता है कवक का नाम। परंतु कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस कवक की परफेक्ट स्टेज क्या है, इस कवक की परफेक्ट स्टेज क्या है, तो परफेक्ट स्टेज अगर कभी पूछा जाए तो मैग्ना परथी ओराइजी, मैग्ना परथी ओराइजी। तो परफेक्ट स्टेज कभी भी पूछ ले तो मैग्ना परथी ओराइजी, ये इसकी परफेक्ट स्टेज होती है, मैग्ना परथी ओराइजी। अब इस रोग को और किस नाम से जानते हैं, तो इस रोग को हम जानते हैं रिचमैन डिजीज के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? रिचमैन्स डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। अमीर आदमियों का रोग किसके लिए जानते हैं? रिचमैन डिजीज के नाम से जानते हैं। झोंका ब्लास्ट, ऐसा लगता है कि धान की पत्तियों को कोई आग लेके जला दिया गया हो, ये ऐसा रोग होता है। आपके एग्रोनॉमी में, ये पैथोलॉजी में हर जगह काम करेगा। ठीक है, हमने डिजीज के बारे में बता दिया, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म बता दिया, इसके परफेक्ट स्टेज के बारे में बता दिया, और इसको रिचमैन डिजीज के नाम से जानते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरा रोग हम बात करते हैं कि दूसरे रोग पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा रोग हम लिखते हैं उफरा रोग, उफरा डिजीज, जिसको हम उफरा रोग कहते हैं। ये उफरा रोग जो होता है भाई लोग, ये किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि के द्वारा होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं निमेटोड। निमेटोड का अध्ययन हम निमेटोलॉजी में करते हैं। निमेटोलॉजी का जनक हम किसे मानते हैं? एन ए कॉप साहब को मानते हैं। किसको मानते हैं? एन ए कॉप साहब को मानते हैं। पहला सूत्रकृमि जो पौधों को प्रभावित करता है, उसको सबसे पहले 1743 में नीधम के द्वारा खोजा गया था। वो सबसे पहले धान में नहीं बल्कि गेहूं में रोग करता है, ईयर कोकल। तो हमने देखा उफरा डिजीज सूत्रकृमि, कौन सा सूत्रकृमि होता है? डाइटिलेंकस एंगुस्टस, डाइटिलेंकस एंगुस्टस, डाइटिलेंकस एंगुस्टस, एंगुस्टस।
तो हमने देखा क्या होता है, डाइटिलेंकस एंगुस्टस होता है। ये दो रोग हम लोगों ने पढ़ लिया धान के केस में। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे रोग पर चर्चा करते हैं, ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग विकार, ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर, ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ये किससे होता है, तो फेरस की अधिकता, फेरस की अधिकता, फेरस मतलब Fe, आयरन की भी लिख सकता है, फेरस या आयरन या लोहे की अधिकता, या लोहे की अधिकता से क्या होता है, ब्रॉन्जिंग रोग होता है, विकार होता है ब्रॉन्जिंग। यहां तक बात को समझ पाए, कौन सा विकार होता है, ब्रॉन्जिंग विकार हो जाता है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, उसके बाद अपने आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तीन रोग के बारे में हमने जिक्र कर लिया धान में। चलिए अब आगे अपने बात करते हैं, अगले कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं। ऐसे ही हम हर एक रोग को बहुत आसान आसान किस्तों में तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा रहता है हमारे पढ़ाई के जीवन में, हम इनको याद करें। वैज्ञानिक नाम बड़े अजीब अजीब रहते हैं, इनकी मम्मी बड़ी खतरनाक हुई होंगी, इनके खतरनाक नाम होते हैं। ठीक है, मम्मी नहीं कहने का मतलब इनके जन्मदाता कैरोलस लेनियस साहब हैं। उन्होंने द्विनाम पद्धति का नामकरण किया, इजाद किया द्विनाम पद्धति, उसी के अनुसार ये नाम हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला रोग पढ़ते हैं, व्हाइट ओवरी डिसऑर्डर, चौथा व्हाइट ओवेरी डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सफेद अंडाशय विकार, सफेद अंडाशय विकार। ये किसकी वजह से होता है, तो सफेद अंडाशय जो विकार होता है ये होता है फेरस की कमी, फेरस की कमी से होता है। वो किससे हो रहा था, अधिकता से हो रहा था। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब पांचवा रोग हम लोग लिख लेते हैं, धान का टुंगरू रोग, टुंगरू रोग, टुंगरू डिजीज। टुंगरू रोग किससे होता है, तो टुंगरू रोग होता है वायरस से। वायरस का नाम क्या होता है, आरएस टीवी, ये वायरस का नाम होता है। इसका वाहक, इसका वाहक यानी कि वेक्टर, पहले टीवीएस वेक्टर वाहिक आती थी, आज भी आती है। तो इसके वाहक का नाम क्या होता है, वाहक कौन होता है, जो इस रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जिसका नाम होता है ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका। तो टुंगरू रोग किसके द्वारा, टुंगरू रोग को कौन फैलाता है, ग्रीन लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हरा फुदका, हरा फुदका कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, निफोटेटिस, निफोटेटिस वायरेसेंस। क्या नाम होता है, निफोटेटिस वायरेसेंस, ये इसका नाम होता है। ठीक है, निफोटेटिस वायरेसेंस। तो टुंगरू रोग के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए थी मैंने हम आपको दी, कि टुंगरू रोग से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं तक आएगा आपका। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां तक हमने 5 रोगों के बारे में चर्चा कर ली।
अब छठे रोग की ओर हम एंट्री करते हैं और छठा रोग देखते हैं धान का हमें क्या पढ़ना है। तो हमने यहां तक देखा कि टुंगरू रोग के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे जीवाणु पत्ती झुलसा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है सडन डेथ ऑफ टिश्यू। जीवाणु पत्ती झुलसा, जीवाणु पत्ती झुलसा, ठीक है। जीवाणु पत्ती झुलसा जो रोग लगता है, ठीक है, ये किसके द्वारा लगता है? तो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग ये जीवाणु के द्वारा लगेगा, जाहिर सी बात है। और उस जीवाणु का नाम क्या होता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम होता है भैया? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। आप याद रख रहे हैं इसका नाम, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम होता है इसका? ज़ैंथोमोनास ओराइजी इसका नाम होता है। परंतु यहां से क्वेश्चन क्या आता है, इनके लक्षण पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, इसके जो लक्षण आएंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा ब्लाइट सिम्टम, एक होगा ब्लाइट लक्षण, और दूसरा इसी में दिखाई पड़ता है क्रेसेक, क्रेसेक लक्षण। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि क्रेसेक सिम्टम किसमें दिखाई पड़ते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, किसमें दिखाई पड़ते हैं? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में। तो हमने 6 रोगों के बारे में चर्चा कर ली। अभी और भी रोग बचे हुए हैं धान में, ठीक है, उनको भी हम धीरे धीरे से पढ़ लेते हैं। जैसे खैरा बचा हुआ है, उसके बाद आपका भूरा पत्ती धब्बा रोग बचा हुआ है, तो इन रोगों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बक्केनी रोग बचा हुआ है, उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा, जो 3 रोग बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर के रोग पर। और 7वें नंबर का रोग क्या कह रहा है? बक्केनी रोग। क्या कह रहा है? बक्केनी, बक्केनी रोग, जिसको हम बक्केनी या फूलिस, फूलिस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, बक्केनी या फूलिस डिजीज भी बोलते हैं। ध्यान देना, ये रोग किसके कारण होता है? तो ये रोग होता है भैया कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण। उस कवक का नाम क्या होता है? जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, फ्यूजी कोराई, जिब्रेला फ्यूजी कोराई नाम के फंगस से रोग लगता है। और इस रोग की जो खोज हुई थी, खोज हुई थी, वो किसने और कहा? तो किसने इसकी खोज की? तो ओसावा कुरोसावा। कौन थे? ओसावा कुरोसावा, ओसावा कुरोसावा, कुरुसावा। कहाँ के थे? कहाँ इसकी खोज हुई? तो जापान में हुई। कहाँ हुई? जापान में इसकी खोज हुई। जापान एक एशिया का देश है, ठीक है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के जापान को बिल्कुल अमेरिका के द्वारा तहस नहस कर दिया गया था, जापान के 2 शहरों को। उसके बाद जापानी टेक्नोलॉजी आज दुनिया में बरकरार है। इतना ध्वस्त होने के बाद भी जापान आज बरकरार है। तो हमने देखा बक्केनी रोग कवक के द्वारा होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। इस रोग की खोज किसने की? ओसावा कुरोसावा। अब ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई है। अब ये रोग कैसा था? सामान्य धान के जो पौधे होते हैं, उन सामान्य धान के पौधों से कुछ लंबे पौधे जो अजीब टाइप के लग रहे थे, इसलिए इसको फुलिस रोग कहते हैं, फुलिस डिजीज। अजीब टाइप के लंबे हो जाते थे पौधे। उनको देखा ओसावा कुरोसावा ने, कहा ये कौन सी आफत आ गई कि अचानक धान के पौधे लंबे हो गए। फिर उन पर वैज्ञानिक अध्ययन हुआ, पता चला कि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है? जिब्रेलिक एसिड,
जिब्रेलिक एसिड की वजह से इनकी जो सेल एलोंगेशन हो रहा है, कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है। तो इसी फंगस से, इस कवक से Ga3 प्राप्त किया गया, जिब्रेलिक एसिड की प्राप्ति किससे हुई? इसी फंगस से हुई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। तो इसी Ga3 की उपस्थिति की वजह से धान का पौधा अतिरिक्त लंबा हो रहा था। 7 नंबर के रोग पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब 8वें नंबर के रोग पर आते हैं, जिसका नाम है भूरा पत्ती धब्बा रोग। भूरा पत्ती धब्बा रोग, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको इंपॉर्टेंट बना लेना। ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, ध्यान देना। ये रोग किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा लगता है। और उस कवक का नाम क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या नाम है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। कौन से कवक के द्वारा है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम के कवक के द्वारा लगता है। परंतु कभी कभी ये ना देकर और भी कुछ दे देता है, जैसे ड्रिसलेरी ओराइजी, ड्रिसलेरी ओराइजी, ड्रिसलेरी ओराइजी, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका सेक्सुअल स्टेज भी एक और होता है, कोक्लियोबिनस मियाबिनस। ठीक है, वो भी सेक्सुअल स्टेज भी पूछ लिया जाता है, कोक्लियोबोलस मियाबिनस। तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी 2 स्टेजेस आप याद रखना, ड्रिसलेरी ओराइजी और हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखिएगा। बंगाल में इसी रोग के कारण, इसी रोग के कारण 1943 में, इसी रोग के कारण 1943 में भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण इस रोग का नाम, जिसके कारण इस रोग का नाम, इस रोग का नाम बंगाल फेमाइन पड़ा, बंगाल फेमाइन पड़ा। कौन सा नाम पड़ गया? बंगाल फेमाइन नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि इसी रोग की वजह से 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिस वजह से ये रोग बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में अगर बात करें बंगाल फेमाइन का कारण, सिर्फ ये रोग ही नहीं था, उसके पीछे और भी कारण थे। सन 1942 की बात है, यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, तो बंगाल सबसे ज्यादा धान उत्पादन का केंद्र तब भी था। उस समय वहां से जितना भी धान का जो स्टोर था वो लंदन भेज दिया गया, और ये सोचा गया कि अगले साल यानी कि 1943 में जो धान होगा उससे यहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण हो जाएगा। परंतु अगली साल यानी कि वो 1943 का साल जिसमें ये रोग लग गया भीषण, और उस साल की फसल चौपट हो गई, उपज ही नहीं मिली, और हमारे पास पहले से जो भंडार था वो भी खत्म था। तो वहां की जनता का मुख्य भोजन बंगाल की चावल ही था। इस वजह से भुखमरी का कारण बना, लाखों लोग मरे थे उसमें। ठीक है, तो ये था बंगाल फेमाइन का कारण। तो हमने यहां तक आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। अब एक रोग बचा हुआ है, खैरा रोग। कौन सा बचा हुआ है? खैरा रोग बचा हुआ है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये जितने रोग हम आपको लिखा दे रहे हैं, आपको यूट्यूब के एग्रोनॉमी की क्लास में कहीं नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि हम आपको एग्रोनॉमी के साथ साथ पैथोलॉजी का भी शेयर करा दे रहे हैं। पैथोलॉजी में भी आप एंट्री कर जा रहे हो। ये सारे रोग आपको पैथोलॉजी में दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा,
आप एक बार एग्रोनॉमी में पढ़ लोगे, आपके पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें आपको 50% सहूलियत मिलेगी। कुछ दोबारा नहीं पढ़ना, यही सब रोग पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा बहुत उधर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होंगे वो उन पर चर्चा करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो 9 नंबर का जो रोग है खैरा रोग, खैरा रोग। अब खैरा रोग की अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से होता है? खैरा रोग जिंक की कमी से। किससे होता है? जिंक की कमी से। और जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं, तो ध्यान देना, जिंक या जस्ता कुछ भी लिख के आ जाए, जस्ता भी आप यहां पर लिख सकते हो, जस्ता एक ही बात है, चाहे जिंक या जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, इसकी खोज की बात अगर हम करें तो इसकी खोज 1966 में पंतनगर में 1966 में पंतनगर में वाईएल निने, यशवंत लाल निने, वाईएल निने द्वारा की गई, वाईएल निने द्वारा की गई। ठीक है, तो वाईएल निने के द्वारा इसकी खोज की गई। यहां तक हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ले ली। अब बात आती है कि खैरा के लक्षण कब से प्रारंभ हो जाते हैं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो खैरा के लक्षण की बात अगर हम करें तो लक्षण की शुरुआती स्टेज हम बताते हैं। नर्सरी में, नर्सरी अवस्था में नर्सरी अवस्था में ही बुवाई के 15 दिन बाद से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं नर्सरी अवस्था में ही। अब बात आती है इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, उपचार इसका कैसे किया जाएगा, या नियंत्रण इसका कैसे किया जाएगा, इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। तो बात करते हैं बुवाई के समय, बुवाई के समय, बुवाई के समय 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग, ZnSO4 का प्रयोग। तो बुवाई करते समय हम ब्रॉडकास्टिंग तरीके से 25 केजी पर हेक्टेयर ZnSO4 का प्रयोग कर लेते हैं, या खड़ी फसल में, खड़ी फसल में 5 केजी पर हेक्टेयर ZnSO4 प्लस 2.5 केजी चूना पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं, पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं, पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक हमने चर्चा कर लिया कि धान के रोग आज हमने फिनिश कर लिया। अब कल का जो पार्ट 4 होगा वो अंतिम पार्ट होगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कीट, उपज, भंडारण, कुछ थोड़े प्रोसेसिंग होती है, जैसे अभी इसके बाद हम ब्राउन मैन्योरिंग भी इसमें बताएंगे, मिलिंग बताएंगे, हलिंग बताएंगे, पर बॉइलिंग बताएंगे, ये सारी प्रोसेस बताएंगे।
उसके साथ साथ हम आपको इंसेक्ट बताएंगे, इल्ड बताएंगे, स्टोरेज बताएंगे और रिलेटेड इंस्टीट्यूट और वैरायटी। इनको बताने के बाद आपका क्लास धान की खेती कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आपको मक्के की खेती पढ़ाएंगे। अब आगे छोटी छोटी खेती हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, चना है, अरहर है, ये सब छोटी छोटी खेती हैं। ये दो खेती बड़ी थी। अभी और बड़ी बड़ी खेती कौन सी है? सरसों बड़ी है, तंबाकू छोटी है, सरसों है, आलू है, गन्ना है, कपास है, ये खेती बड़ी बड़ी अभी बची हुई है। ठीक है, उसके बाद सारी खेती छोटी छोटी हैं। तो अब ये मत सोचना कि जितना धान गेहूं में टाइम लगा उतना आगे लगेगा, नहीं, ये स्टार्टिंग फेज था। आपको बहुत सारी चीजें बेसिक बतानी थी। अब आने वाले समय में धीरे धीरे से हम डायरेक्ट हेडिंग डालते रहा करेंगे, जैसे सॉयल है, टेम्परेचर है, ये सब आप समझ जाया करोगे। बेस टेम्परेचर क्या होता है, सारी चीजें स्टार्टिंग में सब कुछ बताना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे आप लोग इतना सब सीख लेते हो कि कुछ बताना नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक बार फिर से मंडे को, यानी कि कल संडे है, मंडे को मिलते हैं पार्ट 4 के रूप में और धान का अंतिम पार्ट। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए और सरकारी नौकरी ले लीजिएगा, जो कि आपने सपना देख रखा है। आपका सपना साकार हो, उसके लिए वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी सभी प्यारे बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।